नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। मुल्क में इस वक्त कई किस्म की अफवाहें ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। अब उसमें से हो सकता है पूरी की पूरी ख़बर जो है वो अफवाह हो, या पूरी की पूरी ख़बरें जो हैं वो सही हो। ये ख़बरें जो बहुत बड़ी तादाद में आ रही हैं, आया ये ख़बर अफवाह है या वाकई ये रियल ख़बर है, हकीकत है, इसका फ़ैसला तो वक्त ने करना है। आते हैं आज के अहम इशूज़ की तरफ। एक और बात कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए मुल्क से बाहर चले गए। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का सिस्टम, मैं सिस्टम को कह देता हूँ, चले पहले भी 425 दिन तक सिर्फ जेल में रोक सका, और इस दफ़ा तो उन्होंने 307 दिन सिर्फ जेल में गुजारा। लगता यूं है कि पाकिस्तान का सिस्टम मियां नवाज शरीफ को इससे ज़्यादा जेल में नहीं रोक सकता। कल एक तकरीर हुई, वज़ीर आज़म की तकरीर थी। उस तकरीर के हवाले से बात करेंगे हम। आया वो तकरीर मायूसी झलक रही थी वज़ीर आज़म की तकरीर से, फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा था, यह जारहाना अंदाज है, क्योंकि इसकी हर आदमी ने अपने अपने लिहाज से तारीफ़ की है। तो हमारे जो मेहमान हैं, हम ज़रा पूछना चाहेंगे कि ये तकरीर जो है जो वज़ीर आज़म की थी, इसको वो कैसे देखते हैं। आइए हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी, बड़ा नाम, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, बड़ा नाम, आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्ज़िया कार भी हैं, दफ़ाई तज्ज़िया कार भी हैं, पॉलिटिकल तज्ज़िया कार भी हैं, बड़ा नाम है, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। सर, आपको कल वज़ीर आज़म की तकरीर क्या नज़र आया? उसमें आया एक वज़ीर आज़म कल तकरीर कर रहा था। मुझसे पूछे तो बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन जो बातें नजर आई हैं आपके लिहाज से, आया वो मायूसी थी, फ्रस्ट्रेशन था, या बहुत जारहाना अंदाज था वजीर आजम का? कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि चूंकि मुझे कम से कम ये सहूलत हासिल है कि मैं इमरान खान साहब का जो उनकी शख्सियत है, जो उनकी ज़बान या उनकी लफाजी है, और उसके ऊपर उनकी जो ज़ाहरी के जिस्मानी कैफियत है, तो उससे मैं उनकी जहनी जो है जो उसके अंदर जो कुछ कैफियत है उसका मुझे कमाहको मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा भी है, वाकफियत भी है। मेरा ख्याल है कि मुझे अभी तकरीर शुरू की थी और इत्तफाक से वो तकरीर मैंने पूरी सुनी, तो उसके अंदर मैंने देखा कि मुझे बड़ा शुरू से अंदाजा हो गया था कि ये बहुत एक उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आम नहीं थी, ये उमड़ उमड़ के बाहर आ रही थी। वो कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन वाज सिंपली ऊजिंग आउट। मैं बड़ा हैरान हुआ कि और जो उनका जो था, एक फ्रस्ट्रेशन के अंदर एक उनकी प्लेजेंटनेस होती है, वो भी नहीं थी। उनके अंदर एक तनाव था चेहरे के ऊपर बना, और चेहरे तनाव के पीछे लगता था कि बहुत डिस्टर्ब्ड है, एक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। फिर जो लबे लबाब था वो सारी की सारी गुफ्तगू का, वो अजीबोगरीब है। और वो ये था कि वो उन्होंने सारी कहने के बावजूद, जिसको कहना चाहिए कि सारी बातें मुखातिब व बजाय बिलावल की भी नकलें उतारते रहे, और ही वॉज गेटिंग कैरिड अवे। मुझे होता है कि एक रॉ के साथ बह रहे थे, और वो नवाज शरीफ की बीमारी जिसके बारे में उन्होंने खासा अपने आप पे उतारी करके और बड़ा इंसानियत का चर्चा करने की कोशिश की, उसका भांडा भी फूट गया, उसके अंदर वो ज्यादा लास्ट नहीं कर सके, और उसके ऊपर भी उन्होंने फिर वो तज़हीक अमेज और बहुत अजीब गरीब फिक्रे कहे, जो मेरे ख्याल है कि शायद उनके कोई भी सीरियस माइंडेड साथी होंगे उनकी भी तबीयत में ग्रां गुजरा होगा। और फिर मौलाना फजल रहमान की जो तज़हीक जो उन्होंने उनको एक अरसे से जारी की हुई है, पिछले मेरा ख्याल है 2010 से उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है, और उसके अंदर उनको एक चस्का भी आता, मजा भी आता है, लगता था कि वो हर जगह पे। लेकिन इस सारे के अंदर
एक जो चीज कॉमन थी वो ये थी कि वो इन सारों को नहीं कह रहे थे, वो कुछ बातें और कह रहे थे, और जब वो समझ किया तो वो बिल्कुल डायरेक्ट हो गए और उन्होंने जो बात सुनाई और जो बात जिसको खिताब किया तो फिर अदलिया को किया, और अदलिया के बारे में जाहिर है कि जो अदलिया का डिसीजन आया है वो ही सबसे ज्यादा असर कर चुका होगा। तो अदलिया को तो बातें सुना रहे थे, लेकिन इसी दौरान किसी आंखें किसी और को भी दिखा रहे थे। देखिए, दो फिक्रे जो है जो उन्होंने कई दफा दुराए, और महमद डैम के इफ्तिताह के ऊपर जब उनके सामने आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे, और मेरा ख्याल है उस साबके निसार साहब, मुझे याद नहीं पड़ता क्या है, वो रिटायर होकर वहां पहुंचे हुए थे या रिटायरमेंट के बाद गए थे या उससे पहले, लगभग आखिरी दिन होंगे, तो वो भी बैठे थे। उन्होंने वही फिक्रे जो है कमोपेश कल भी वही दुराए हैं कि मैं एनआरओ देना गद्दारी होगा, यानी कि जाहिर है कि नवाज शरीफ तो नहीं कमिट कर सके गद्दारी, क्योंकि वो तो नहीं दे रहे। फिर वो कई दफा कह चुके हैं और कि मैं हुकूमत जाती है जाए, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अब ये दो फिक्रे जो है ये बड़े जू मैनी है, ये किसको कह रहे थे? तो मेरा ख्याल है कि ये वो तलखी है जो गाय बगाए जो सरफेस पे आती रही है, और जिसके ऊपर आप जैसे जयद जो है, दानिश्वर और एंकर्स जो है और बड़े बड़े लोग जो हैं उनको फिर उस तरीके से उनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करते रहते थे, क्योंकि हमने तो जो सियासी जायजा निकाला कोई जुमी तो है नहीं, हमने सियासी जायजा ये निकालना है कि ये तसलसल क्या चल रहा है, गुफ्तगू क्या है, ये इंटरप्शन क्या आती है, इंटरवेंशन क्या आती है, कहाँ रुकावट आ गई गुफ्तगू में, कहाँ उतार चढ़ाव आ रहा है, और ये अफवाहें आती हैं, जब अफवाहें साज होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि लगता ही है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, और उसकी और कुछ जो पिछले 3-4 दिनों से फिर उनका जाना भी एक दफा स्कैंडल बन गया। हालांकि एक आम सी बात है 2 दिन की छुट्टी लेना, और वो भी वीकेंड के ऊपर लेना, कोई उसको नहीं रहना चाहिए। फिर वो लोग समझते हैं कि जी उससे पहले उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई, फिर आज भी उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि एक हलचल तो है, इश्ताश तो है, और उसके अंदर मेरे अपने अंदाजे हैं, और वो मेरा ख्याल है कि मैं अपना उसकी इंटरप्रिटेशन करता हूं। बुखारी साहब, क्या ये तकरीर एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क के वजीर आजम की तकरीर थी जो कल हुई है? मुराद सईद को तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, इसलिए कि सर वो पार्लियामेंट में जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तकरीर में करते हैं, इस तरह के अहम इजलास में करते हैं, वो तो कहीं से एक फेडरल मिनिस्टर तो क्या एक MNA नहीं लगते। बहरहाल, वज़ीर आज़म की तकरीर आपको क्या ये एक वज़ीर आज़म की तकरीर लगी, एक सियासी लीडर जो बहुत गुस्से में था किसी वजह से, उसकी तकरीर लगी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश आपका। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके ऊपर किस तरह से आपके सवाल पर रिएक्ट करूं, लेकिन 2-3 बातें मैं अर्ज कर ही देता हूं। पहली बात तो यह है कि उसका तकरीर का पूरा कंटेंट, उस तकरीर का पूरा यानी पेश मंजर, और उसमें चुनी गई लफाजी और उसमें चेहरे के तासुरात, उन सब कुछ को अगर आप देखें तो मुझे किसी भी लिहाज से, वो आप तो इस्लामी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुझे किसी बनाना रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी ये नहीं हो सकती, इसलिए कि इसमें इतनी फ्रस्ट्रेशन थी कि जिसका कोई शुमार नहीं है। मेरे साथ जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, जनाब शुएब साहब, मेरा दिल में बड़ा एहतराम है इनका, ये एक बहुत ही खूबसूरत बात कहा करते हैं, कभी कभी मालूम नहीं अब कहेंगे कि नहीं, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर को कहीं भी जाना हो, कहीं भी आना हो, कहीं भी तकरीर करनी हो, उसको होमवर्क ज़रूर करके आना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो इधर उधर की जो बातें उनके मुंह से निकलेंगी वो बाद में उस पर फिर एम्बेरस होना पड़ता है। मैं उनकी इस बात के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जो कल फ्रस्ट्रेशन हमें नज़र आई, उससे वो तमाम अफवाहें जो जन्म ले रही हैं, जिनमें से मेरे ख्याल से 90% नहीं बल्कि 99% गलत है। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कहता हो कि नहीं वो वाकई बीमार है, उसको इंसानी हमदर्दी पे जाना चाहिए, उसके वजीरों ने इस बयान की जो तशरीह फरमाई है, या तो वजीरों को शर्म आनी चाहिए और या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि ये मेरी काबीना, ये मेरे लोग जिन्होंने जाके मेरे मैसेज को अवाम तक पहुंचाना होता है,
या तो वो अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम आगे रख के, आप फवाद चौधरी साहब ले लीजिए, आप आशिक अवान साहब ले लीजिए, ये जितने भी लोग हैं उन्होंने जो कुछ इसके बारे में कहा। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, मना किया उन्होंने काबीना के इजलास में कि नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से अब कोई बयानबाजी नहीं होगी, उसके बाद 170 बयान मैं आपको निकाल देता हूं उनके मशीरों के, वुजरा के, जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीतने की मुकम्मल कोशिश की। ऐसे लगता है वाकईतन जिस तरह कोई यानी जबानी अल्फाजों की जो जंग है उसका कोई टूर्नामेंट है जिसे जीतने की कोशिश हो रही है। ये इससे एक और भी बात छलकती है जो फिर बड़ी मेरे लिए बहुत मायूस कुन है, वो ये कि ये प्राइम मिनिस्टर की ग्रिप कितनी है अपने इन मशीरों और वजीरों पर, कितना वो उनका कहा मानते हैं। अब मैं वापस आ रहा हूं, मैं लंबी चौड़ा जानना नहीं चाहता, मैं तकरीर पे वापस आ रहा हूं। तकरीर के कंटेंट्स होने तो ये चाहिए थे कि जिस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास वक्त था, उस प्रोजेक्ट पर भी कोई थोड़ी सी बात हो जाती, मगर चूंकि उस प्रोजेक्ट से उनका कोई ताल्लुक नहीं था सवाए तख्ती लगाने के, इसलिए एक लफ्ज उन्होंने उसके बारे में नहीं बोला है। तो अब आप ये देखिए कि जब इस कदर प्रेशर्स हों, जब इस कदर हर आंख क्रिटिकली उनको देख रही हो, उनकी हुकूमत को देख रही हो, मुखालफिन ने सब ने एका कर लिया हो कि इस प्राइम मिनिस्टर की नाकामी नाअहली को साबित करना है, उसमें यह तकरीर मेरे ख्याल से अपने साथ दुश्मनी से ही मुतरादफ की जा सकती है और इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, मैं आता हूं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब की तरफ। अमजद शोएब साहब, वजीर आजम इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तमाम इख्तियारात जो एग्जीक्यूटिव का होता है उसके मंबा हैं सर, लेकिन जिस तरह की कल तकरीर थी, ऐसा लग रहा है, मैं हो सकता है गलत हूं, कि वो उनके पास कोई इख्तियार नहीं है और इख्तियार नहीं रखने के ऊपर, अमल ना करने के, अपने इख्तियारात को अमल ना करने के ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, मायूसी का शिकार थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि उन्होंने कल की तकरीर में किसको मुखातिब किया? कौम को मुखातिब किया, इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया, अदलिया को मुखातिब किया, या तीनों को मुखातिब किया? क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो जो बुखारी साहब ने कहा, मैं बिल्कुल आज भी वही कहता हूं कि कभी भी इमरान खान ने होमवर्क पूरा नहीं किया। वेल डन सर। और जो वादे किए या जो बात की, वेल डन, जो वादे किए, जब भी कभी किए, वो होमवर्क के बगैर किए, जिसकी वजह से या तो यू टर्न लेने पड़े या फिर बाद में हजीमत उठानी पड़ी। तो ये तो एक उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसकी वजह से वो अपने ही वादों, अपने ही की हुई बातों के असीर होकर रह गए हैं। और ये किसी का किया हुआ नहीं है, उनका अपना किया हुआ है। दूसरा जो मसला है वो ये है, जहां तक तकरीर का ताल्लुक है, मैं बड़ा हैरान हूं कि मौका कुछ और था और तकरीर कुछ और थी। मैं इस चीज से परेशान भी हूं कि हमारी सियासत में मतानत आएगी कब वो वक्त आएगा कि हम इन इल्जाम तराशियों या ऐसे नारों से बाहर निकलेंगे। जब आपने कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं तो सैकड़ों दफा कह चुका हूं कि इस मुल्क में एनआरओ का रिवाज खत्म हो चुका है। ना कोई एनआरओ मांग रहा है, ना ही कोई दे सकता है। एक चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल करार दे दी, जिसको शूट डाउन कर दिया, वो कौन दे सकता है? और कोई सवाल ये नहीं पूछता उनसे, कोई कहता नहीं कि भाई आप सुबह से लेकर रात तक एनआरओ का नारा लगाते हैं, क्या आप एनआरओ दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। अगर ये किसी को एनआरओ टाइप को चीज करके भी दें तो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी, वो खत्म हो जाएगी। तो ये वो मुश्किल ये है कि जब आपके पास बातें करने के लिए यही दो चार चीजें हों और फिर आप उसको रटते रहें सुबह से शाम से, तो शुरू में तो ठीक है, वो आपको अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन आखिर लोग तंग आ जाते हैं उन चीजों से। तो ये वो अलमिया है जहां हमने और जब ये तकरीर आपने की, जैसी लाजिमी बात है कि इसका मौलाना की तरफ से भी रिएक्शन आया, फिर इसका और लोगों की तरफ से, पीपीपी की तरफ से, वो आप एक ऐसी फिजा खराब कर देते हैं, आलूदा कर देते हैं सियासी फिजा अपने मुल्क की, कि वहां पे काम की बात सुनने को मिलती नहीं फिर। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे सियासतदान, खास तौर पे जो हुकूमत में लोग हैं, वो मतानत से काम लें। बुखारी साहब बात कर रहे थे एक दो वज़रा की, यानी वो भी इंसान हैरान होता है कि वो अपने काम की तरफ तवज्जो देने की बजाय, जैसे शेख रशीद है मिसाल के तौर पे, रेलवे की कभी बात नहीं मैंने सुनी उनके मुंह से।
और बातें आप बाकी पेशीन गोई और बहुत कुछ सुन लेते हैं। ये एक अलमिया है जो हम भुगत रहे हैं कि आप कोई संजीदगी, कोई मतानत, कोई मसाइल के ऊपर बात नहीं कर रहे, किसी का हल नहीं हमें नजर आ रहा। और जो 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 करप्शन का किस्सा है वो भी आप देख लीजिए कि रोजाना एक आध इंक्वायरी खुल जाती है, लेकिन वो कहीं मुंडे चढ़ती बेल को नजर नहीं आती, वो वहीं का वहीं सारा लटका। नतीजा ये कि एक तमाशा बना हुआ है। तो बात ये है, यहां पे अदारे भी, यहां पे हमारे पॉलिटिशियन, ये सब अभी तक समझे नहीं कि जरूरत क्या है मुल्क की और हमें करना क्या है। ये अपनी अपनी एक तरह की सियासत चमका के बैठे हुए हैं। मियां साहब का बाहर जाने का ये आप देख लीजिए। अगर अदालत ने उनकी जमानत ले ली थी, जो आम हालात में नहीं ली जाती किसी कैदी की, तो वो नजर आ रहा था कि उन्होंने एक इंसानी हमदर्दी के तहत ये काम किया है। और वो इंसानी हमदर्दी के तहत अगर उनको बाहर से जाने से रोकना चाहते तो जिस तरह पासपोर्ट मरियम का रखा था इनका भी ले लेते, लेकिन उन्होंने पासपोर्ट नहीं लिया, जो इंडिकेशन थी कि आप इनको बाहर भेज सकते हैं। लिहाजा वो अदालत ने बाद में भी वही किया, आप पहले कर देते। तो मुश्किलात बहुत हैं जहां हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के असीर होके तो इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क कर्जों में डूबा हुआ, ये इस तरह चल नहीं सकेगा। और ये मैं बार बार मेरी अकल और सोच यही कहती है कि इस मुसीबत से निकालने के लिए सारी पार्टियों को मुत्तहिद होकर सोचना होगा। ये जो इकोनॉमिक्स हमारा कंडीशन है इस वक्त, जो हम इस वक्त एक आप कह लीजिए कि दिवालिये के दहाने पे खड़े हैं, ये काम किसी एक पार्टी का नहीं और एक दिन का नहीं है। कर्जों में डूबा हुआ मुल्क, ठीक, महंगाई का शिकार, बड़ी सख्त किस्म की शराइत IMF की, और आप एक जंग खोल के बैठे हुए हैं। ये वो दुख है जो मुझे नजर आता है कि हमें कहीं ये ना हो कि किसी ऐसी जगह पहुंचा दे कि मुल्क को दोबारा वापस खींचना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। ठीक है, मैं नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आता हूं। वेलकम बैक जी। मैं आता हूं हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, फ्रस्ट्रेशन है, आप कह रहे हैं, सभी इस बात को कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन है। तो सर, वजीर आजम पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन इस लेवल का एक अहम सरकारी प्रोग्राम में अगर है तो उसकी वजह क्या समझते हैं आप? क्या आप समझते हैं कि वजीर आजम के इख्तियारात बहुत महदूद कर दिए गए हैं, नहीं है इनके पास, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है? या जो इनको टीम मिली है, ये कहते हैं मुझे बेकार टीम मिली है, नाअहल टीम मिली है, तो क्या ये जो नाअहल टीम मिली है इनको, लफ्ज़ है मिली है इनको, तो वो उस टीम की वजह से, उसकी कारकर्दगी की वजह से मायूस हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं? या सर ये जो इत्तेहादी हैं वो अब बाएं बाएं की बोली बोल रहे हैं और ऐसा लगता है कि हुकूमत से नाराज़ हैं, हुकूमत को छोड़ने वाले हैं? आप या इसके अलावा आप कुछ और समझते हैं? क्या कहेंगे सर? असल में डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि एक बात तो दोहरानी जो है मुनासिब नहीं, क्योंकि शुएब साहब और बुखारी साहब ने उसको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डील किया है कि वेल प्रिपेयर्ड ना होना और हर जगह पे कौन सी तकरीर है, कौन सी बात है। जो शुएब साहब ने भी कुछ उनकी साइड किए एग्जांपल, बुखारी साहब ने उनको एक जनरल कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्स दिए हैं कि कौन सी जगह है जहाँ पे हजीमा न उठानी पड़े। उन्होंने चाइना में खड़े होकर कह दिया कि 5 बिलियन दरख्त लगाए हैं। सऊदी अरब के अंदर जाके कह दिया कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हो रही है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान करप्ट मुल्क है। चाइना के अंदर इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, कह रहे हैं पाकिस्तान करप्ट मुल्क है। वो किस किस चीज़ का आप इनका रोना रोएंगे या किस किस चीज़ को आप ले लेके दुहाइयाँ देंगे? तो इसलिए मेरा ख्याल है इस पर तो जब भी आप करेंगे, जितना प्रोग्राम करेंगे, एक ही निकलेगा कि अल्लाह ने उनको बड़ी सलाहियतें दी हैं, खूबसूरत तरीके से बात कर सकते हैं, करते हैं, उनको हर अंदाज आता है। काश कॉन्टेंट्स को ठीक कर लेते, काश वो मकामी होश हवास बात करते, और काश वो बातों के ज़रिए उनको एम्बेरसमेंट ना उठाना पड़ती जो उनको तसलसल से पिछले, ये आज का नहीं, आप तो चूँकि लाइमलाइट में ज़्यादा नज़र आती हैं, जब नहीं थे आज से 15-20 साल पहले तो भी यही चीज़ है कि ये बात कह जाते थे और फिर उसके बाद कहते थे कि अब तो होगी बात।
और हो गई इस तरह नहीं होती। जब आप पब्लिक में टीवी पे आती है तो बात इमानत हो जाती है और फिर आपसे कई काम ऐसे करवाए गए उन बातें करवाने से कि जो उससे फिर आपको भी नुकसान पहुंचा, पार्टी को भी नुकसान पहुंचा, उसका लंबा एक ट्रेल है। बाकी देखें जी, इमरान खान साहब के अंदर आइडियलिज्म तो कभी था न है। उन्होंने जो बातें की हैं उन्होंने किसी न किसी तरीके से बिल्कुल एक फेक किस्म की चीज़ों को उन्होंने प्रोजेक्शन ये दिया। फिर कुछ लोगों ने, हमारे जो उनके मुरब्बीन थे, उन्होंने उनको मार्केट किया क्योंकि सबकी ज़रूरत थी कि उनको एक ऐसा बुत बना के पेश किया जाए कि लोग उसको माफूकुल फितरत समझें और वो समझें कि वो ऐसी शख्सियत आ गई है। और वाक़तन अब वो बुत जो है बन गया। इमरान खान साहब ने बिलीव कर लिया है कि मुझे आप शहजादा सलीम का किसी ड्रामे में किरदार दे दें और वो ड्रामा जो है जोका से थिएटर पे आप 2 महीने चलाएं तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि मैं सारी उम्र शहजादा सलीम ही बना रहूँगा, क्योंकि वो कैफियत है जो मुझे रोज़ाना तारी करनी है और उसके लिए मेरी प्रैक्टिस होती रही है। तो मैं उस माइंडसेट से नहीं निकल पाऊँगा। लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ के अलावा कभी किया ही नहीं है। और आप 96 जब सियासत में उसको छोड़ें कि किस तरीके से जो है इनके वादा वईदी किए, मैंने तब इन्हें कहा था कि इमरान ये तुम्हें खामखा एक लॉन्च करके नवाज शरीफ ने चूँकि आने आना है तो उसको थोड़ा डरा रहे हैं जो कुछ फोर्सेज, और फिर बात यह कि नवाज शरीफ के साथ सेटल हो जाना है। लेकिन वो हो गया, फिर तो आया मुशर्रफ साहब के साथ है। खुदा गवाह कि मैं इनके आगे मिनटे तल्ले करता रहा कि देखें ये पाकिस्तान में आपको पता नहीं है, आप पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री नहीं जानते, हम इस सुराख से कोई 4, 5, 6 दफा ऐसे डसे हुए हैं कि पाकिस्तान जो है वो 2 लाख हो चुका है। और ये बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि ये बड़े जहरीले सुराख हैं, इनके करीब ना जाओ, इन्होंने बिल्कुल नहीं किया जब तक कि न वहाँ से डिस्क्रेस तरीके से नहीं मिला। और मैं वो भी एक बड़ा किस्सा कभी मैं इसके ऊपर भी इसको डॉक्यूमेंट कर जाऊंगा कि किस तरीके से इनका जून 2002 में एग्जिट हुआ और वो कैसे उनका नाचाकी हो गई। तो वो उनको हर दफ़ा उम्मीद लगा बैठे थे, क्योंकि मुशर्रफ साहब भी जिक्र करते हैं कि अपने आप को वज़ीर आज़म समझते थे, जबकि इनको 1 सीट भी नहीं मिल सकती थी और हम इनको 10 सीटें देना चाहते थे। बिल्कुल हकीकत है, मुशर्रफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं इन मामले में, क्योंकि इनको कभी इन चीज़ का एस्टिमेट नहीं था। लेकिन वज़ीर आज़म बनने की जो डेस्परेशन थी वो अब इस मकाम पर ले आई कि जब दोनों पार्टीज़ को एलिमिनेट किया गया, मेरा अपना ख्याल ये, और मैं इसमें कन्विंस्ड हुआ, एक मैंने कॉलम लिखा था 2018 फरवरी में, मुझे लगता था कि जो लोग जो थे ना, जो सियासी इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो चाहते थे कि इमरान के साथ पीपल्स पार्टी का कोई मलगूबा हो। इमरान ने यहाँ पे ये ज़रूर किया, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने देखा कि पीपल्स पार्टी के साथ जाने से मैं बिल्कुल बेबदस्त पा रहूँगा, उन्होंने उससे छुटकारा ले लिया। लेकिन बावजूद कोलिशन गवर्नमेंट जो बनी वो उससे कोई मुख्तलिफ नहीं थी। और अब उन्होंने वो सारी चीज़ें मानते गए कि फेडरल गवर्नमेंट का ये हिसाब है कि एक बंदा बता दे, और ये मुझे उनके करीब 3 साथी ने बताया और मैंने एग्जैक्टली पूछा है, मैंने कहा क्या वो अपने आप को अकेला नहीं महसूस करता? कहते हैं यस, ही इज ऑल बाय हिमसेल्फ इन प्राइम मिनिस्टर हाउस। इमरान इस वक्त बिल्कुल अकेला है, क्योंकि उसने सारा से जो कंप्रोमाइज करते हो और अब इस तरीके से वज़ीर आज़म बनते हो, तो आपके पास एक जो आप एक आपके पास पॉपुलैरिटी थी जो पाकिस्तान के अंदर एक उसके ऊपर बहुत बड़ा बेस था, वो अब एक महदूद किस्म की रह गई है। और वो भी वही जो डिल्यूजन का शिकार है, वही लोग इसके शहर में मुबतला है। मैं हफीजुल्लाह साहब बुखारी साहब की तरफ आता हूं, और बुखारी साहब मैं आपसे यही सवाल करूंगा। थोड़ा सा पहले एक जुमला था, बड़ा अच्छा जुमला कहा आपके कि अब ये लोटे भाग रहे हैं, और ये यकीन मानिए हमारी इत्तलात भी हैं कि अब ये दूसरे कैंप तलाश कर रहे हैं लोटे। और जो इमरान खान को अकेला कह रहे हैं, तो वो जो जुल्फी बुखारी, अनिल मुसर्रत और इमरान चौधरी और चीकू और फला, वो भी रास्ता भागने का तलाश कर रहे हैं। मैं आता हूं जनाब सलीम बुखारी साहब, क्या वजूहत है सर? फ्रस्ट्रेशन, वही वाला सवाल, क्या इख्तियारात जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव का होता है वो महदूद इनका कर दिया गया है, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, या इनको जो टीम मिली है, जो ये कहते हैं मुझे मिली है, तो ये जो दी गई है इनको टीम, ये बहुत ही नाअहल टीम मिली जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, कारकर्दगी कुछ नहीं है, या इनके इत्तेहादी अब इनका साथ छोड़ें? यही सवाल है सर, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि कहीं से टीम वीम नहीं मिली है। ये जो कुछ भी इसमें लोग हैं उन सब में इनकी मर्जी शामिल थी। इन्होंने 70% माइग्रेटरी बर्ड्स जो अपने साथ शामिल किए हैं
उनकी एक ही क्वालिटी है कि वो जब देखते हैं कि कश्ती डोल रही है वो इस रफ्तार से भागते और अपना आशियाना बदलते हैं। अगर आप कहें मैं नाम ले देता हूं, वरना मुझे आप बताएं कि उस 70% में से कौन है जिसने 4-4 3-3 पार्टियां पहले से नहीं बदली हुई हैं। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहता। 2-3 बातें अहम हैं जो मेरे नजदीक, मैं उन पर बात करना चाहता हूं। कल की तकरीर का एक और हिस्सा, मैंने अपने पूरे 47 साल कैरियर में ये पहले प्राइम मिनिस्टर जिनको एक सिटिंग चीफ जस्टिस को और एक आने वाले चीफ जस्टिस को मुखातब करके वो ये कह रहे हैं कि अपना परसेप्शन ठीक कीजिए, आपका परसेप्शन ठीक नहीं है, इंसाफ दीजिए लोगों को। एक प्राइमरी जमात के स्टूडेंट को आप ये बात सुनवाएं तो वो ये समझेगा कि हजरत साहब ये फरमा रहे हैं कि इस वक्त इंसाफ नहीं हो रहा, आप इंसाफ करें और अपना चेहरा, अपने जो परसेप्शन है वो ठीक करें। बिल्कुल अनगार्डेड बात है। ही शुडंट हैव सेड दिस। दिस इज नॉट विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन टू एड्रेस द सिटिंग एंड द फ्यूचर चीफ जस्टिस टू टेल देम टू सेट देयर डायरेक्शन राइट। फॉर गॉड सेक यार, मैं चाहूंगा शुएब साहब से हाथ बांध के इसके ऊपर जरूर तबसरा कीजिएगा शुएब साहब, या मुझे एहसास दिला दीजिए कि मैंने गलत सिमत में इशारा किया है। दूसरी बात जो है, जो अहम इस एतबार से है कि उनके फ्रस्ट्रेशन में एक और बड़ी वजह इत्तेहादियों का रवैया है, जिनमें फिर नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप शुरू हो जाएं एक तरफ से, आप सेनेट के चेयरमैन जो हैं उनको किस प्यार मोहब्बत से इन्होंने चेयरमैन बनाया, एक दफा नहीं 2 दफा बनाया। लेकिन नवाज शरीफ के मामले पर उन्होंने क्या कहा वो आपके सामने है। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, दोनों बहुत पाए के लीडर हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन है। मेरे दिल में उनके लिए बहुत एहतराम है। जो गुफ्तगू उन्होंने सलीम साफी के प्रोग्राम में की और फिर हामिद मीर के प्रोग्राम में की, उसके बाद तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो उन लोगों से जान छुड़ा लें जो हिटलर के जनरल हैस और जनरल गोएबल्स की तरह से प्रोपागेंडा करके उनको ये यकीन दिला रहे हैं कि आपसे बड़ा कोई लीडर नहीं है, ना मां ने पैदा किया है, ना आने वाले वक्त में हम होने देंगे। उनसे जान छुड़ाएं वो खुदा के वास्ते। ही शुड स्टॉप बिलीविंग हिज ओन प्रोपागेंडा। ये बहुत जरूरी है उनके लिए। तीसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अब वो एक नाजुक सूरत हाल में घिर गए हैं, आ गए हैं, फंस गए हैं, जो मर्जी नाम आप इसको दे लीजिए। यहां तकाजा विजडम का है, पॉलिटिकल विजडम का तकाजा है। होता यह है कि जब एक लीडर इतने बड़े मर्तबे पर बैठ जाता है, इतने बड़े रुतबे पे जाके बैठ जाता है, तो वो अपने गिर्द फिर अकबर बादशाह की तरह से 9 रत्न जो है वो तलाश कर लेता है, क्योंकि उसके पास अपनी विजडम तो होती नहीं है जो उसको सही तरीके से गाइड करके यूनाइटेड हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इतने तवील अरसे तक हुकूमत करने के लिए के काबिल बना देते हैं। तो एक तो उनको जो अपने एसोसिएट्स हैं, जो उनके इर्द गिर्द मशीर और जो वजीर हैं, जो किस वजह से हैं बने हुए, मैं उसके ऊपर तो जाना नहीं चाहता, लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग जरूर शामिल कर लें जो उनको सही सिमत में गाइड कर सकें। ये उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और मेरा सवाल आपसे ये है कि एक आम स्टेटमेंट आ रही है, अपोजिशन की भी आ रही है, बहुत लोग कह रहे हैं, बड़े वसूख से कह रहे हैं कि 2020 जो है वो इलेक्शन का जो है वो साल है। तो क्या ये वजह है फ्रस्ट्रेशन की? और अगर फर्ज कीजिए 2020 इलेक्शन का साल है तो फिर ये क्या होगा? वजीर आजम इस्तीफा देंगे, असम्बली डिसॉल्व करेंगे, अदम एतमाद आएगी, अकबर एस बाबर जो है उसका फैसला आ जाएगा, क्या होगा सर, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक 2020 वाली बात है, मैं समझता हूं आइन में जो कुछ दिया हुआ है तरीकाकार, वो नो कॉन्फिडेंस वोट से लेके असम्बलियां तोड़ने का किस्सा हो या नए इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन की बात हो, वो सारा जो कुछ आइन के तहत किया जाए उसमें तो कोई, मैं नहीं समझता कि कोई रुकावट या हमें किसी को एतराज होना चाहिए। और जिसकी हुकूमत जाती है उसको भी एहसास होना चाहिए कि अगर वो इतने पॉपुलर है तो वो दोबारा इलेक्शन जीत के तो दोबारा आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। वो उसको रिफॉर्म कर देगी, उसके हाथ ज्यादा मजबूत कर देगी। लिहाजा ये मेरा ख्याल है फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट नहीं होना चाहिए। जो मैं समझता हूँ फ्रस्ट्रेशन वो ये है कि इसके इमरान खान ने जिस चीज़ के ऊपर सियासत की और जिस चीज़ की वजह से वो पावर में आए, हुकूमत में आए, वो सिर्फ एक ही नारा था कि मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, मैं करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, मैं एनआरओ नहीं करूंगा, मैं पैसा वापस लाऊंगा। ये वो फील्ड हैं जिसमें कि उन्होंने असेस नहीं किया था कि इसमें रुकावटें हैं क्या। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि होमवर्क पूरा नहीं किया होता, नारे ज़्यादा लगते हैं।
तो वो फ्रस्ट्रेशन यहां पे है कि यहां कामयाबी हो नहीं रही। किस्सा ये है कि पाकिस्तान में जो हमारा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम हो, आपका जुडिशियल सिस्टम, आपका नैब इन्वेस्टिगेशन वाला सिस्टम, ये सारे जो हैं ये करप्ट आदमी की, करप्ट लोगों की सहूलत के लिए हैं, फैसिलिटेट करते हैं, बहुत जोर की हमायत करते हैं। और ये बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान में किसी करप्ट को आप सजा दे सकें। बहुत ही नामुमकिन सी बात है। जिस तरह वालेहाना करप्ट आदमी का इस्तेकबाल होता है, करप्ट आदमी को जिस तरह सर पे बिठाया जाता है, ये चीजें जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में देखी जाती हैं और कहीं नहीं है। हम बात कर लें, देखिए मैं मियां नवाज शरीफ एक 3 दफा वजीर आजम रहे, एक यहां पे मकबूलियत उनकी रही, लेकिन जो लंदन में केसेस हैं कभी उन्होंने जाके उनका नहीं कहा कि ये मेरी विक्टिमाइजेशन है, वहां जाके बात ही नहीं करते। डेली मेल का जिसमें उन्होंने पेंट हाउस पायरेट्स का खिताब दिया था, या अभी शहबाज शरीफ साहब का आया, पेंट हाउस पायरेट का 1 साल से ज्यादा हो गया है, वो उन्होंने नहीं चैलेंज नहीं किया, बिलाखिर वो टाइम बार हो गया। अब ये शहबाज शरीफ साहब वाला वो भी टाइम बार, वो डेविड रोज ने आज फिर कहा कि जनाब मैं इंतजार कर रहा हूं, ये आ रहे हैं यहां पे मेरे ऊपर मुकदमा करें, जो जल्जले के पैसे खाए थे इन्होंने। बात यह है कि ये आपको आप रोज सुनते हैं कि जनाब ये मुकदमे चले, अकामा पे निकाला। अकामा तो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का, और फिर आपने देखा कि सिर्फ अकामा नहीं था, जाली डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे दी गई। क्या कतरी खाता आपको काबिल कबूल होगा कहीं और? या आप ये देख लीजिए कि एफिडेविट आप जाली बना के दें, तो ये वजीर आजम की हैसियत ये होती है। ये वो चीजें हैं जो इमरान खान को निकाल दें, कोई भी होगा अगर वो करप्शन खत्म करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान में तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। आप जरदारी साहब का केस ले लें, पहले वाजिद शमसुल हसन वहां से डॉक्यूमेंट चोरी करके ले गया, यहां पे एक रेफरेंस उनका दायर हुआ अदालत में, नैब ने फोटोकॉपी लगा के दी, केस उठा के बाहर मार दिया। महीने बाद दूसरा केस लेके गया, फिर फोटोकॉपी लगा के दी, उसने वो भी केस बाहर मार दिया। किसी ने, जज ने ये नहीं कहा कि भाई ओरिजिनल लेके आओ, जैसे इंतजार में थे कि ये केस आए, फोटोकॉपी लगी होगी, हम उठा के बाहर मारेंगे। फिर हमें ये सुनने को मिलता है कि जनाब 11 साल रखा जेल में तो क्या कर लिया। वो $60 मिलियन कौन निकाल के ले गया वहां से, स्विट्जरलैंड से? और वो जो पैसा सरे पैलेस का था और वो चीजें जो आप वहां इंग्लैंड में रखी हुई थी, कौन खा गया? ये वो चीजें हैं जो हर आदमी को फ्रस्ट्रेट करेंगी। और जनाब ये आप जेहन में रखिए कि यहां पे माशरा है जो महंगाई करके बैठा हुआ है। आप रमजान के महीने का देख लें, आप जाएं इंग्लैंड में, दूसरे मुल्कों में जाएं, सेल लगी होती है, मुसलमानों के लिए आधी कीमत कर देते हैं, यहां डबल कर देते हैं कीमत। ठीक है, ये वो माशरा है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूं कि इसको सीधा करेगा कौन? ये होने वाला है नहीं। कौन करेगा? इख्तियारात कौन देगा? इख्तियारात किसके पास होता है? क्यों नहीं देता है यार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, हुकूमत का वजीर आजम, चीफ एग्जीक्यूटिव जो दिए हुए अवाम के इख्तियारात, कानून के, आइन के इख्तियारात क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन देगा? कहां रुकावट है? इसका कोई जवाब नहीं आता। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। मेरे पास 2-2 मिनट है न्याजी साहब, सिर्फ 2-2 मिनट। सर ये जनरल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन वज़ीर आज़म को काम करने इख्तियारात कौन रोकता है सर? कौन? सिस्टम का नाम नहीं लीजिएगा, कौन रोकता है? मुझसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब? जी सर, न्याजी साहब आपसे पूछे। देखिए जी, बात यह कि इस वक्त जब आप देखें, इस वक्त ब्लेम गेम चल रही है। जब चीज़ चल रही होती है, वो आपने सुना है ना कि कामयाबी के बेशुमार बाप होते हैं और बेचारी जो नाकामी होती है उसको कोई ओन नहीं करता। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि वो नाकामी यतीम होती है हमेशा, और कामयाबी के जो है ना हर बंदा क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। ज़रा इकॉनमी जो है उसका एक ट्रिगर हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर का कल स्टेटमेंट आया था कि इकनॉमिक टीम को मुबारकबाद देता हूँ। हालांकि बिल्कुल एक ढकोसला है, जनरल साहब ने बिल्कुल सही कही है प्राइम मिनिस्टर ने। तो दूसरी तरफ से आर्मी चीफ का बयान है कि हम सिक्योरिटी इदारों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मुल्क के अंदर हालात ठीक करके किए। तो ज़्यादा अच्छी बात है कि हर बंदा उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है।
चुनाचे इस वक्त सबसे पहली बात यह है कि इसकी कोई बंदा जो है जिम्मेदारी नहीं लेगा। आज तक हम बशी पाकिस्तान टूटा है, कागल के ऊपर हमारा इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है। मुझे बता दें कि किसका कौन मुजरिम है? कभी ये बात करना ही पाकिस्तान में जुर्म है। आपका ज़िया हुआ है और आप पूछ नहीं सकते कि मेरी ये ज़िया किसने किया है, मेरे घर को किसने लूटा है। जनरल साहब या सलीम बुखारी साहब बड़ी छोटी बातें कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं, खुदा गवाह है कि जैसे वो कह रहे हैं कतरी खत का, आप देख लें जिस जमायमा के डॉक्यूमेंट्स का बड़ा जोर और शोर है, जनरल साहब कभी मंगा के देख लें, एक डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेटेड नहीं है। आज तक देखें जो क्राइटेरिया उनको स्क्रूटनी करने के लिए बनाया गया था इमरान खान को, उसी केस में, उसी सुप्रीम कोर्ट में, वो क्राइटेरिया उसके लिए मुख्तलिफ था। कतरी खत के लिए तो आपने कोई विटनेस के एक नए क्राइटेरिया मांगा था, उसके लिए आपको एक और सेट चाहिए था। आपने जो फॉर्म की जो दस्तावेज थी उसको क्वेश्चन करने के उधर चले गए थे। देखिए हमारा कराई से है कि लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस जो है वो तो मुझे पामाल हुआ है। यस सर, वो बिल्कुल वो कहता है जी के बिल्कुल कहता है कि आदमी के लिए एक कानून है, गरीब के लिए वो कानून है, ताकतवर को यहाँ कोई नहीं छेड़ सकता पाकिस्तान के अंदर। इसलिए मेरा ख्याल है कि ठीक है सर, मैं मुझे डर है कि मुझे आप, मेरा जवाब ये है कि इस वक्त हमारे पास सरे दस, मेरे नहीं किसी दानिशवर के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी सर। मैं आ जाता हूं बुखारी साहब, मेरा सवाल यही है कि फ्रस्ट्रेशन है, लेफ्टिनेंट जनरल साहब कहते हैं वजीर आजम को फ्रस्ट्रेशन है, काम नहीं कर सकते हैं जो चाहा था उन्होंने, तो कौन रोक रहा है सर उनको ये काम करने से? भाई साहब, आपको पहली दफा मुझे आपके ऊपर प्यार के साथ साथ गुस्सा आ रहा है डॉक्टर साहब, खुदा के वास्ते। अभी कल ही तो फैसल वाडा ने प्रोग्राम में कहा है कि हमें हुकूमत मिली है, इख्तियार नहीं मिला। इसके बावजूद भी आप पूछ रहे हैं सवाल, आपकी बड़ी ज्यादती है ये। मैंने पहले कहा था कि ये जो हुक्मरानों के साथ के लोग हैं, इनसे इमरान खान साहब ज्यादा डरे हैं। ये कल लाइव प्रोग्राम है, ये कोई रिकॉर्डेड या कोई गुजरी हुई बात नहीं है। उसमें बैठ के उन्होंने ठोक बजा के, वैसे तो उन्होंने बेपनाह बातें इस तरह की हुई हैं, नौकरियां बरस रही थी, मुझे चौक में फांसी दे दीजिए वगैरह वगैरह, वो तो छोड़ दें। लेकिन उन्होंने कल कहा कि हमें हुकूमत मिली है, इख्तियार नहीं मिला। बड़ी डेंजरस बात है ये। मैं इसकी इंटरप्रिटेशन में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मेरे साथ जो साहब बैठे हुए हैं वो इसका ज्यादा मुनासिब जवाब दे सकेंगे। एक बात उस तकरीर के हवाले से और मुझे करनी है कि इमरान खान साहब, खुदा के वास्ते आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होने के दावेदार हैं, आपको ये निकालचियों वाली हरकत नहीं करनी चाहिए अपनी सीरियस तकरीरों में। आपने कहा, बिलावल ने कहा, बारिश आती है पानी आता है, बारिश ज्यादा आती है पानी ज्यादा आता है। फैक्चुअली तो इसमें कुछ गलत नहीं है ना। आपने तो कहा जापान और जर्मनी का बॉर्डर एक है। खुदा के वास्ते खुद पर भी रहम कीजिए। और जैसा शुएब साहब ने कहा, मैंने ठीक है सर, मैं फिर कहता हूं, होमवर्क करके तकरीर किया कीजिए, क्योंकि लीडर अपनी तकरीर से पहचाना जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी टीम होती है वजीर आजम की तकरीर वाली, वो सब गायब है। मैं आता हूं लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वजीर आजम ऐसी हुकूमत क्यों लेता है जिसमें इख्तियारात ना हो? सर बिल्कुल सर, 1-1.5 मिनट है मेरे पास। देखें, बात यह है, बिल्कुल दानिश आप बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। अगर उसमें जैसे हफीजुल्लाह भी बात कर रहे थे कि नाकामी हो तो वो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, वो जिम्मेदारी आएगी नहीं पे। और अगर किसी इख्तियारात की कमी की वजह से वो नाकामी है तो वो तो हुकूमत लेनी नहीं चाहिए। मुकाला तो उसी का होता है जो सामने नजर आ रहा होता है, जो समझा जाता है कि पायलट ये है इस चीज का। तो इस वजह से ये तो बड़ा एक सीधा सा है कि या तो आप हुकूमत चलाएं और आप सारा कुछ फेस करें, और अगर नहीं तो फिर कोई चस्का लेने वाला काम तो नहीं है ये। आपको यहां बिठाया गया खिदमत के लिए, काम के लिए, डिलीवर ना करें तो फिर आप कहें बाद में, आप हमें सुनाएं कि जी इख्तियार नहीं था, ये तो कोई भी नहीं मानने को तैयार होगा। आप पहले क्यों बैठे रहे वहां पे? ठीक है, मैं आपका आखिरी जुमला कोट करके प्रोग्राम खत्म करता हूं लेफ्टिनेंट जनरल साहब का। अगर आप हुकूमत लेंगे इख्तियार के बगैर तो आपका मुंह काला होगा। ये बहुत बड़ी बात है आज के वजीर आजम के लिए भी और आने वाले वक्त के वजीर आजम के लिए भी। तमाम शुरका का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।